व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो तर्क संग्रह के पाठ में हम लोगों ने अभी तक उद्देश्य प्रकरण में विचार कर लिया जी। ठीक है, उद्देश्य प्रकरण का विचार कर लिया। उद्देश्य प्रकरण में सातों पदार्थ के जो भेद प्रभेद जो है वो सब उसमें बताए गए। ठीक है ना, नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन किया गया, ये इसी को उद्देश्य प्रकरण के उद्देश्य कहते हैं। तो उसी का ये प्रकरण है, तो इसलिए उस प्रकरण को हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसमें सर्वप्रथम आया था पदार्थों का परिगणन। ठीक है ना, तो आप लोगों को दो बात ध्यान रखनी है। एक, जो भी जिसका भी परे वो भेद बताएंगे, पहले उसका लक्षण फिर उसका भेद, दो चीज़ आपको साथ में बोलते चलने, बाकी हो गया। पदार्थ किसको कहते हैं, तो क्या बताया था, पदार्थस्य लक्षणम, यही लक्षण कर दिया। पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, ये कर दिया। ठीक है ना, और वो पदार्थ कितने हैं, कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। ठीक हुआ, ये कर दिया। इसके बाद अब ये सातों पदार्थों का क्रम से एक एक पदार्थ को लेकर के बताया। ठीक है ना, उनके भेद बताए। उसमें सर्वप्रथम आया 7 पदार्थों में द्रव्य, उसका लक्षण क्या बताया, द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, समवायी कारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। बहुत सारे लक्षण हो गए द्रव्य के। ठीक है ना, सब परिष्कार सापेक्ष है, सब में परिष्कार प्राय सब में अपेक्षित है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या विचार होगा वो सब करेंगे। ठीक है ना, अभी सामान्य रूप से इतने सारे लक्षण हम लोगों ने द्रव्य के देखे। और वो द्रव्य कितने प्रकार का है, 9 प्रकार का है। कौन कौन, पृथ्वी तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, ये कर दिया। इसके बाद नंबर 2 का पदार्थ कौन आया, गुण, उसका लक्षण क्या बताया, गुणत्व जातिमत्वं गुणस्य लक्षणं, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणं, लक्षणम, ये कर दिया। ठीक है ना, ये और ये गुण जो है वो कितने प्रकार के हैं, 24 प्रकार के। कौन कौन, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः, ये कर दिया। इसके बाद नंबर 3 का पदार्थ कौन आया, कर्म, क्या है उसका लक्षण, कर्मत्व जातिमत्वं कर्मणो लक्षणं, द्रव्य भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं कर्मणो लक्षणं, ये कर दिया। और वो कर्म कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार, कौन कौन, उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। नंबर 4 का कौन पदार्थ आया, सामान्य, ठीक है ना, सामान्य। वो सामान्य का क्या लक्षण बताया, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणं, ठीक है, यही लक्षण कर दिया। और वो कितने प्रकार का है, कौन कौन, परम परम चेति द्विविधं सामान्यम, ये कर दिए। इसके बाद नंबर 5 का पदार्थ कौन आया, विशेष, क्या है उसका लक्षण, सामान्य भिन्नत्वे सति सामान्य भाववत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम। इसमें देखिए सामान्य भावत्व को पहले कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो उसके पीछे मतलब कुछ रीजन देना हो, क्या क्यों उसको पहले रखा जाए, तो इतना ध्यान दीजिए। सामान्य भावत्व में द्रव्य गुण कर्म में अतिव्याप्ति वारण हुई। सामान्य भिन्नत्व कहने पर किसमें, सामान्य में अतिव्याप्ति, और समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संवेद तत्व आया। तो इसके अनुसार यदि आपको दिमाग में रहे, बार बार सोचना ना पड़े, तो इसलिए सामान्य भावत्व को पहले बोल दीजिए ताकि एक अनुगम रहे। ठीक, चलिए, बाकी कोई अंतर नहीं है, उसको पीछे पहले बोलिए चाहे उसको पहले बोलिए, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण यदि मिलता हो तो उसको रखना उचित है। ठीक है ना, तो चलिए क्या बोलेंगे लक्षण, सामान्य भाववत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम, ये कर दिए। और ये जो विशेष है वो कितने प्रकार के, अनंत। हाँ, कहाँ पर रहते हैं, नित्य द्रव्यों में, नित्य द्रव्यों में रहते हैं। ठीक है ना, नित्य द्रव्य कौन कौन है,
पृथ्वी और तेज वायु परमाणु रूप और आकाश कालिक आत्मा मन इसमें ये होता है, रहता है। ठीक है ना, किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से ये बात है। इसके बाद नंबर 6 का पदार्थ कौन आया? समवाय। उसका लक्षण क्या कर दिया? नित्य संबंधत्वं समवायस्य लक्षणम्। वो कितने प्रकार का है? एक है। एक है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 7 का पदार्थ कौन आया? अभाव। उसका क्या लक्षण है? भाव भिन्नत्वम् अभावस्य लक्षणम्। उस कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन? प्राग भावः, प्रध्वंसा भावोत्यंता भावोन्योन्या भावश्चेति। चेति। ठीक है ना। बस इतने प्रकार का ये आपका है अभाव का ये हो गया। ठीक है ना। अस्तु त्यजतु चिंता नास्ति गमिष्यति। तो इदानीं किम तो अभाव का भी देख लिया ना, भेद बोल लिए। ये हो गया। तो यहाँ तक का ये उद्देश्य प्रकरण था, जिसको हमने संक्षेप से जाना, सामान्य रूप से समझा। ठीक है ना। अब इसके एक एक पदार्थ का विशेष रूप से विचार हम लोग करेंगे। ठीक है। अब 1 मिनट रुको। प्रॉब्लम वालू ना राखू यार, नेट नो प्रॉब्लम हो तो चलिए। तो ये उद्देश्य प्रकरण को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब आइए हम लोगों को यहाँ से आगे चलना है। तो अब से यहाँ से वस्तुतः तर्क संग्रह के अनुसार क्या चल रहा है, चालू होने जा रहा है? लक्षण का प्रकरण चालू होने जा रहा है। ठीक है ना। लक्षण प्रकरणम, शायद कोई तर्क संग्रह में ऐसा पाठ मिलता भी हो, अथवा लक्षण प्रकरणम कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से लक्षण चालू ऐसा लिखा है। हाँ चलिए ठीक है। द्रव्यों का जो द्रव्य है, 9 द्रव्य, तो उनका लक्षण प्रकरण होगा, फिर गुणों का लक्षण प्रकरण होगा, फिर इसी तरह कर्म का, फिर सामान्य का, विशेष समवाय का और अभाव का, इस तरह करके संपूर्ण तर्क संग्रह इतने भागों में विभक्त है। आप लोगों को पूरे तर्क संग्रह का भाव समझ में आ गया होगा, किस तरह से तर्क संग्रह लिखे गए। हमने जो अंतिम पाठ में पढ़ा तब भी मैंने बताया था किस तरह से विवेचन हुआ है पूरी तर्क संग्रह में। पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, सब तो पढ़ना ही है क्रम से, लेकिन पूरे दिमाग में हो कि क्या क्या किस क्रम से हम लोग जाने वाले हैं। ठीक हुआ। अब आइए यहाँ पर जब लक्षण प्रकरण का हम लोगों को प्रारंभ करना है, तो सर्वप्रथम वस्तुतः देखा जाए तो द्रव्य ही है पदार्थ में। तो वो द्रव्य के जो 9 द्रव्य है, तो उसमें भी सर्वप्रथम कौन है? पृथ्वी है। तो उसी के लक्षण से चालू किया है और उसी से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन उसको चालू करे उसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ विचार कर लेते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा कि पूरा तर्क संग्रह कैसे है। तो अब यहाँ से लक्षण चालू हुआ। लक्षण में सर्वप्रथम द्रव्य जितने 9 हैं, वो 9 द्रव्यों का क्या कर देंगे? लक्षण बनाएंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, यहाँ तक का आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपका, इसको हटाओ तो हाँ, उसको फिनिश करके डिलीट करो। अंतिम में जो हुआ वो 2 मिनट का भी, और इसको साइलेंट करके रख दो। चलो करो, फटाफट करो बंद, फ्लाइट मोड में डालो, बंद करो सब। हाँ तो यहाँ द्रव्य का हम लोग, द्रव्य के जो 9 द्रव्य है उनका क्रम से क्या करेंगे? लक्षण बताएंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, यहाँ तक के जो है इनका लक्षण बताएंगे। इसके बाद नंबर 2 का जो पदार्थ है गुण, उसमें भी सबका क्रम से रूप से चालू करके रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, शब्द बुद्धि तक। आप में नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो बुद्धि पर्यंत आएंगे। ठीक है ना। तो शब्द पर्यंत सबके लक्षण बता दिए। अब बुद्धि का बताएंगे, बुद्धि का भी लक्षण बता देंगे। लेकिन फिर यहाँ से तर्क संग्रह जो चालू होगी वो बुद्धि के भेद प्रभेदों में चली जाएंगी, और बहुत सारी बातें बीच में प्रसंगवशात बतानी पड़ेगी। बहुतों के लक्षण, कार्य का लक्षण, कारण का लक्षण, कारण का भेद, ये सब प्रसंगतः आएगा। ठीक है ना। तो उन सब की बातें करके पूरा बुद्धि का निरूपण करके उसके बाद अगला गुण कौन है? बुद्धि के बाद सुख, उसका लक्षण बताएंगे। अवशिष्ट गुणानाम लक्षण निरूपणम करके देंगे। तो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, इनके लक्षण बताएंगे। ठीक है। और इसके बाद कर्म का, इसके बाद सामान्य का, इसके बाद विशेष का, इसके बाद समवाय का, और इसके बाद अभाव का, और चारों अभाव का लक्षण बना करके अंतिम में मंगलाचरण करके पूरे तर्क संग्रह ग्रंथ की परिसमाप्ति होगी।
ठीक है ना। इस तरह से ये ग्रंथ पूरा विभक्त है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों को यहाँ से लक्षण प्रकरण में विचार करना है, लेकिन उससे पूर्व में हम लोग कुछ थोड़ी बातें विचार कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आवश्यक है जी। अब उसमें है क्या, एक ज्ञान नाम का पदार्थ है। कहाँ आता है वो? सप्त पदार्थों में, गुण में आता है। कितने नंबर पे है गुण में? 16। हाँ ठीक है ना। वस्तुतः अभी क्रम से वो आया नहीं है। जो लोग वीडियो से देख रहे हैं वो लोग ध्यान दे, ऐसी भ्रांति न हो जाए आप लोगों की कि कट गया वीडियो की, क्या हुआ, सीधे वहाँ कैसे चले गए, ठीक है ना। क्योंकि पिछले पाठ में जब हमने तर्क संग्रह रखा था तो लोग कह रहे थे कि अनुमान खंड से कैसे, फिर अपना प्रत्यक्ष खंड का नहीं है क्या, वगैरह वगैरह सब हुआ था। तो ये सब कोई समस्या नहीं है, वो हम क्रम से चलेंगे, पृथ्वी से छोड़ा नहीं है। लेकिन उसके पूर्व में हमें कुछ विचार करना है, तो जिसके लिए हम अभी थोड़ा लंघन करके बुद्धि के पर्यंत जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें बुद्धि नाम का है, जिसका आधा से ज़्यादा तर्क संग्रह जिसके निरूपण में गया है, बुद्धि के निरूपण में ही गया है, ठीक है ना। तो बुद्धि को वस्तुतः आप लोक में देखेंगे तो अन्य अन्य अर्थों में प्रयोग हो, ठीक है ना। अन्य दर्शनों में आप देखेंगे, सांख्यादि दर्शनों में तो अन्य अर्थ में प्रयोग हो बुद्धि शब्द का। लेकिन हम जब न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं तो बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, ठीक है ना। हम बहुत को कहते हैं बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है, वगैरह वगैरह शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वस्तुतः ये जानना जरूरी है कि ज्ञान पदार्थ है क्या चीज़, बुद्धि पदार्थ है क्या चीज़, किसको बुद्धि कहते हैं, किसको ज्ञान कहते हैं। बुद्धि और ज्ञान पर्याय है। एक आचार्य गौतम का, महर्षि गौतम का एक सूत्र है जिसमें उन्होंने बताया है इस बात को। वो कौन से आनिक में है? ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्। ये सूत्र है, कहाँ पर है ये? प्रथम सूत्र में, प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में। और कौन से आनिक में? प्रथम आनिक में ही है शायद, प्रथम आनिक में शुरुआत का ही है। तो देखेगा गौतम सूत्र में शायद 5 अध्याय है, कुल मिला कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आनिक है, और कुल मिला के 10 आनिक हुए ना। तो इसी तरह से पूरा गौतम सूत्र जो न्याय शास्त्र का मूलभूत है, ठीक है ना। तो उसमें एक सूत्र आया है प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अभी के लिए लिख लीजिए, लिखना हो तो बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। क्या है? बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, ये सूत्र है, ठीक है। बाद में जाके जरूर देखिएगा उसका। और ऐसे ऐसे जो भी सूत्र आए उसको याद करिए, है ना, ताकि काम देगा वो जगह जगह पे बोलने के लिए। कुछ प्रमाण के रूप में रखना हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। क्या कर दिया? बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये कर दिया। चलिए, इसका मतलब क्या है कि बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, क्या क्या? बुद्धि, ज्ञान, क्या क्या बोलो तुम? बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ठीक है ना। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञानम, ये तीनों क्या है? अनर्थांतरम। अनर्थांतरम मतलब क्या? न अर्थांतरम। अरे अन्य अर्थ अर्थांतरम, अन्य अर्थ जिसका हो उसको क्या कहेंगे? अर्थांतरम। और न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम, मतलब इन सब का कोई अन्य अर्थ नहीं होता है, एक ही अर्थ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये सब पर्याय है। अनर्थांतरम मतलब पर्याया, ये सब पर्याय है, ठीक है। कौन कौन? बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञानम, ये तीनों पर्याय है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि बुद्धि मतलब ज्ञान, उपलब्धि मतलब ज्ञान। आया जी। तो वो ज्ञान है क्या चीज़, है ना, बताना पड़ेगा ना। आप ज्ञान ज्ञान तो करते हैं, लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं, क्या है ज्ञान का लक्षण, ये बताना पड़ेगा। तो इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। जिसको मूल तर्क संग्रह याद होगी वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि कहाँ पर हम जा रहे हैं या भी, है ना, पृथ्वी को छोड़ करके। तो याद करिएगा, आपको याद है कि नहीं है? याद है? क्या है बुद्धि का लक्षण? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, यही लक्षण है, ठीक है ना। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम। देखिए, सर्व व्यवहार हेतु गुण, यहाँ तक का तो लक्षण अंश है, और उसके बाद लक्ष्य लिखा है। ये सब जगह ऐसे ही करेंगे, जैसे गंधवती पृथ्वी,
गंधवती इतना अंश वो लक्षणांश में जाएगा और पृथ्वी ये लक्ष्य है। लक्ष्य ठीक। बात समझ में आई? उसी तरह सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर ज्ञानम, तो बुद्धि पूर्व तक तो लक्षण के अंश में जाएगा और बुद्धि ही क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है। पहले लक्षण होगा बाद में लक्ष्य होगा, तो यहाँ लक्ष्य क्या है? बुद्धि है। ठीक है ना? अब देखिए क्या कर रहे हैं, सर्व व्यवहार हेतु गुण। हाँ, बुद्धि क्या चीज है? तो उसके लिए शॉर्ट में बता दिया क्या, कि जो सर्व व्यवहार का हेतु है, क्या है? सर्व व्यवहार का हेतु है, वही आपका बुद्धि है और वही ज्ञान है। आगे ज्ञानम भी लिख दिया। देखिए आप पूरी तर्क संग्रह उठा के देखेंगे तो सब जगह क्या होगा? लक्षण लिखेंगे, उसके बाद लक्ष्य होगा, लेकिन फिर वो लक्ष्य का पर्याय नहीं लिखेंगे। जैसे गंधवती पृथ्वी, और फिर आगे लिखेंगे नहीं भूमिश्च, ऐसा लिखेंगे क्या? भूमि ही नहीं ना लिखा है। पृथ्व्यप शीत स्पर्शवत्य आपः जलम, ऐसा लिखेंगे नहीं। कहीं लिखा है क्या? शीत स्पर्शवत्य आपः, बस इतना ही लिखा। लक्षण लक्ष्य दो ही चीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ इनकी क्या मति मार गई थी, क्या लिखे? सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर ज्ञानम, तो बुद्धि लक्ष्य है, तो यहाँ खत्म कर देना चाहिए ना। क्या कर देना चाहिए? क्या लिखना चाहिए था? सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ही, इतना ही लिखना चाहिए। आगे ज्ञानम लिख रहे, क्यों लिख रहे भाई? हैं? पर्याय क्यों लिख रहे हैं? उसका पर्याय ही आप लिख रहे हैं ना। क्यों लिख रहे हैं? ऐसे लिखे कहीं पर तो नहीं लिखे, पूरे तर्क संग्रह में कहीं नहीं लिखे, इसी स्थल में क्यों लिखे? तो चूंकि उनको बताना था कि सांख्यादि दर्शनों में जो बुद्धि पदार्थ है वो कुछ विलक्षण है, हमारा बुद्धि पदार्थ तो ज्ञान ही है। इस बात को बताने के लिए, किसी को भ्रम न हो जाए कि सांख्य दर्शन में बुद्धि करके जो लिया गया है वही नैयायिक मानते हैं, इस तरह का किसी को भ्रम न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? बुद्धि के बाद क्या लिख दिया? ज्ञानम, जिससे साफ साफ अलग रहे कि बुद्धि मतलब ज्ञानम। बात समझ में आई? इसीलिए ज्ञानम लिखा है। बाकी पूरी तर्क संग्रह में कहीं पर इस तरह का नहीं है कि लक्ष्य के बाद उसका पर्याय भी लिखे, इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी तर्क संग्रह देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं ना है? नहीं है। तो इसका मतलब कि सांख्यादि मत है तो वो बुद्धि को ज्ञान नहीं मानते हैं, वो कुछ अलग मानते हैं। उनके मत में बुद्धि मतलब कुछ और और चीज है, ठीक है ना? ज्ञान नहीं मानते, तभी तो उससे विलक्षणता बता रहा है कि हमारे यहाँ तो बुद्धि मतलब ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? किसी को भ्रम न हो जाए कि अन्य दर्शन में है वही इन लोगों ने भी लिया होगा, इस तरह की भ्रांति न हो जाए, इसलिए ज्ञानम लिख दिया। बात समझ में आई? वरना सामान्य रूप से ऐसे होता है ना, आप कहीं कोई जगह पढ़े है बुद्धि मतलब जो भी आप समझे है ना, कि भाई कोई ऐसा पदार्थ कि जिसमें ज्ञान रहता है, इस तरह का मान लीजिए कहीं पर भी आप लोगों ने किसी भी तरह का बुद्धि का विवरण समझा, तो आपको यहाँ पर ऐसा भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर भी वही होगा। अरे दर्शन में सब जगह बुद्धि एक ही तरह की होगी, ऐसा हो सकता है ना। जैसे पृथ्वी सब लोग एक ही तरह की कहते हैं ना, जो पृथ्वी वेदांत नहीं मानते, यही तो पृथ्वी इनकी है। इनको ये लोग जल को तो पृथ्वी नहीं ना कहते हैं, ऐसा ना, तो वो जल को पृथ्वी कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह का सब जगह जब है तो बुद्धि में भी ऐसा ही होगा, सबका समान ही होगा। तो ऐसी भ्रांति होना स्वाभाविक होता है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि मतलब ज्ञानम, बुद्धिर ज्ञानम, ठीक है ना? बुद्धि मतलब ज्ञान। तो ये तो बात हो गई ज्ञानम क्यों लिखा उसके विषय में। अब आइए उसका स्वरूप क्या है, किसको बुद्धि कहते, किसको ज्ञान कहते हैं। तो उसके लिए संक्षेप में क्या लिखा उन्होंने? सर्व व्यवहार हेतुर गुण, बस इतना। इसको समझ लीजिए, आपको ज्ञान पदार्थ समझ में आ जाएगा। ज्ञान किसको कहते हैं? आप बार बार बोलते हैं ना ये ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सब कुछ बोलते हैं, तो ये ज्ञान बुद्धि क्या है एक पंक्ति से समझ में आ जाएगा, सही से पकड़ लेंगे तो, ठीक है? क्या लिखा है? सर्व व्यवहार हेतुर गुण, हाँ, कि जो सर्व व्यवहार का हेतु हो, ऐसा जो गुण है वही बुद्धि है। सर्व व्यवहार का हेतु, हेतु मतलब कारण, ठीक हुआ? सर्व व्यवहार का जो कारण हो, हेतु हो, वही क्या है? बुद्धि है, ठीक हुआ? अब देखिए सर्व व्यवहार मतलब क्या, प्रश्न होगा। सर्व व्यवहार मतलब आप समझ रहे हैं कि सकल व्यवहार, जितने भी व्यवहार हो, लेकिन व्यवहार मतलब क्या? इसको यदि कोई कहे कि व्यवहार मतलब क्या, तो कैसे समझाएंगे? बकवाद करने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ बताना पड़ेगा। व्यवहार मतलब क्या? तो व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, व्यवहार बराबर शब्द प्रयोग, व्यवहार बराबर शब्द प्रयोग। तो व्यवहार से क्या लेना है आपको? शब्द प्रयोग को लेना है। तो सर्व व्यवहार हेतु मतलब सकल व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, वही बुद्धि है। आया कि नहीं आया? क्या आया?
सकल व्यवहार का जो हेतु है वही बुद्धि है। व्यवहार मतलब तो जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उनका जो कारण है वही ज्ञान है। यही आया कि नहीं आया? वही बुद्धि है। देखो आप कोई भी जगह जाएंगे, जैसे आप गुजरात में रहते हैं, चाहे यहीं यूपी में रहते हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हैं, है ना। आपको यदि मान लीजिए तमिल में छोड़ दिया जाए, तमिल प्रदेश में छोड़ दिया जाए, वहाँ आपको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर आपको वो लोग बोलेंगे कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। या तो वो लोग जो शब्द प्रयोग कर पाएंगे आप कर पाएंगे? नहीं कर पाए। क्या कर रहे हैं? नहीं ना हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। तो शब्द प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, उस शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है। आया कि नहीं आया? तो कोई भी शब्द प्रयोग आपको करना हो, है ना, सर्व शब्द प्रयोग, कोई भी शब्द प्रयोग करना हो तो उसको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपको रोटी चाहिए या तो पानी चाहिए। आप जब छोटे थे तो आप पानी दीजिए कह सकते थे क्या? नहीं कह सकते। जब आप बोलना सीख गए तब की बात कर रहा हूँ, है ना। जब बोलना सीखे ही है अभी तुरंत तो तब आप क्या प्रयोग कर लेते क्या तुरंत कि पानी दीजिए? नहीं ना कर सकते। जलम ददातु नहीं ना कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको उन शब्दों का ज्ञान नहीं था क्या? शब्दों का ज्ञान नहीं था। अतः आप वो शब्द प्रयोग रूप जो ये व्यवहार है वो नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे जब माता पिता के आप उनके आचार विचार से आप जब जानेंगे कि इसको जल कहा जाता है, इसको घड़ा कहा जाता है, इसको ग्लास कहा जाता है, इन सब शब्दों को आपने धीरे धीरे जाना, आपको ज्ञान हुआ, तब जाके आप धीरे धीरे शब्द प्रयोग करना चालू किए। होता है कि नहीं होता है? जी। तो यही है सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम। आया कि नहीं आया? जी। तो मतलब सकल जो व्यवहार जो है, मतलब शब्द प्रयोग जो है, उसके प्रति जो कारण है वही बुद्धि है, वही ज्ञान है। आया? यही लक्षण कर दिया। क्या लक्षण कर दिया? गुणों बुद्धि ज्ञान, ऐसा उन्होंने लिखा। अब लक्षण के रूप में हम लोगों को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम। दो चीजें ना, सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धि ज्ञान, तो गुण विशेष्य हो जाएगा, वो विशेषण है। अब असाधारण धर्म लक्षण होता, मैंने जब शुरुआत में आप लोगों को समझाया था, जो शुरुआत का पाठ पढ़ा होगा उनको समस्या नहीं होगी, तुरंत पकड़ लेंगे। क्या करना? देखिए सर्व व्यवहार हेतु जो है, गुण जो है, वो तो बुद्धि हो गए। बुद्धि का लक्षण वो नहीं है। बुद्धि का जो असाधारण धर्म होगा वही क्या होगा? लक्षण होगा। तो बुद्धि का असाधारण धर्म क्या है? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम। ये उसका क्या है? असाधारण धर्म है। आया कि नहीं आया? तो वही उसका लक्षण होगा। क्या होगा? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। ये कर दिया। बुद्धि लक्षणम कहिए, चाहे ज्ञानस्य लक्षणम करिए। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम ज्ञानस्य लक्षणम, ये भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आया? क्या बोलोगे लक्षण? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम। ठीक, ये हुआ। क्या बोलेंगे? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम। क्या बोलेंगे? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। लक्षणम, ये कर दिया। ठीक हुआ। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम। कहने का तात्पर्य कि ऐसा गुण जो सर्व व्यवहार का हेतु होता हो, ऐसे गुण का क्या होगा? बुद्धि कहेंगे, उसको बुद्धि कहेंगे। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। ठीक हुआ। चलिए, तो यही कर दिया। आइए अब क्या कह रहे हैं देखिए। अब आइए को खोलिए, तर्क संग्रह खोलिए, वहाँ का ही सीधे, ठीक है ना। उसका थोड़ा देखते टीका टिप्पणी, न्याय बोधिनी पदकृत्य वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है जी। न्याय बोधिनी। हाँ। बुद्धिर लक्षणमाह सर्व व्यवहारेति। इसको मिला भी नहीं पागल को, कहाँ पर निरूपण है उसको पता ही नहीं होगा। देखो 10-10 पेज एक साथ इधर से उधर कर रहा है। कहाँ मिला? हाँ चलो बोलो। बुद्धिर लक्षणमाह सर्व व्यवहारेति। हाँ, व्यवहारः शब्द प्रयोगादि। देखो न्याय बोधि कहाँ देख रहे हो तुम? ये रहा। किस में? कौन टीका में लिखा है? कौन टीका में लिखा? न्याय बोधिनी। हाँ, क्या लिखा है? बुद्धेर लक्षणम आह। बुद्धेर लक्षणम आह। कह आह? अन्नम भट्ट। आह, ग्रंथकारः आह।
जोड़ना पड़ेगा ना कुछ। ये तो न्याय बोधि निकाल लिख रहे हैं, बुद्धिर लक्षणम आह, के बुद्धि का लक्षण कह रहे हैं, लेकिन कौन कह रहे हैं? तो कर्तावाचक कोई पद बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे? अन्नम भट्ट, अन्नम भट्टः, या तो मूलकारः या तो ग्रंथकारः, वही है ना। तो मूलकारः बुद्धिर लक्षणम आह। आह कहाँ बनता है? आह ब्रूहि प्रत्यय वाची के लट लकार का प्रथम प्रथम पुरुष एकवचन। वहीं कहा है आह, आहतुहु, आहु। देखिए ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं ना आहु। भ्रुवः पंचानाम आदिजा आहो भ्रुवः। हाँ, तो ये सब आदेश वादेश सब होता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आह जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है ना। तो ज्यादा होते हैं जब बोलने वाले तो आहु कहते हैं, के चित्तु आहु, मतलब कोई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आहु, फिर उसमें प्र उपसर्ग जोड़ देते प्राहु, ऐसा करते हैं, ठीक है। और एक वचन में जब रहेगा तो आह, प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्राह, ऐसा होता है। तो कोई वो नहीं। तो चलिए, मूलकारः चाहे ग्रंथकारः चाहे अन्नम भट्टः बुद्धिर लक्षणम आह, बुद्धि का लक्षण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो उसका प्रतीक लिख दिया, सर्व व्यवहारेति, ठीक हुआ। अब उसकी व्याख्या करेंगे न्याय बोधि निकार। क्या कह रहे हैं? चलो। व्यवहारः शब्द प्रयोगादिहि। हाँ, सीधे प्रश्न यही होगा। आप जब लक्षण कोई कहेगा कि भाई सर्व व्यवहार हेतुर्गुणों बुद्धि ज्ञानम, तो प्रश्न होगा व्यवहार क्या होता है? ये सर्व मतलब सकल, हेतु मतलब कारण, सकल व्यवहार का जो कारण है, ऐसा जो गुण है वो ज्ञान है, बुद्धि है, तो समझ में आ गया। लेकिन एक शब्द ऐसा खटक रहा है सबको कि व्यवहार क्या होता है? व्यवहार किसको कहते हैं? तो उनको जरूरत लगी तो उन्होंने लिख दिया कि व्यवहार शब्द प्रयोग आदि। शब्द प्रयोग आदि। लिया कि नहीं लिया? आदि से अन्य अन्य व्यवहार भी लेंगे, है ना। आदि से कौन व्यवहार लेंगे? उसका कोई टिप्पणी विप्पणी दिया है? पदकृत्य लिखितमस्ति सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादय, तो वो सब लिया, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से शब्द प्रयोग, ठीक है ना, ये लिया। आया कि नहीं आया? तो सर्व ये न्याय बोधिनी के अनुसार चलिए, अभी दोनों को खिचड़ी मत पकाइएगा, ठीक है ना। दोनों का कहीं कहीं मत विभिन्न हो जाता है, सोचने का ढंग अलग अलग होता है। तो वो कुछ अलग कहेंगे, कहीं पर ये अलग कहेंगे, दोनों का साफ साफ होना चाहिए। न्याय बोधिनीकार क्या कहे तो वो पदकृत्यकार क्या कहे, तो भी पदकृत्य को छोड़ दीजिए, है ना। मैंने पूछा उसके ऊपर कोई टिप्पणी विप्पणी लिखी नहीं ना है? एक संख्या लिख के कुछ व्याख्या नहीं ना लिखे है? नहीं लिखे। तो व्यवहार शब्द प्रयोग आदि ही, ठीक है ना। अब आदि से जरूरत पड़ेगी, वो सब आहार विहार को ले लेंगे, कोई वो उसमें घबराने वाली बात नहीं। आया आहार व्यवहार शब्द प्रयोग आदि ही। तो ये जो व्यवहार है, सकल व्यवहार है, शब्द प्रयोग आदि जो व्यवहार है, उनके प्रति जो कारण होता है ना, ऐसा जो गुण है वही क्या है आपका? बुद्धि है, ज्ञान है। समझ में आ गया? हाँ, चलिए चलो धीरे धीरे अनुगम होगा। चलो पढ़ते चलो। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम। कर दिया, समझा दिया उसमें कि भाई देखो क्या शब्द प्रयोग, क्या सही शुरू करो। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात। हाँ देखो, ज्ञानम, रुकते चलो, पंचम अंत कुछ आए तो रुकते चलो, कुछ बताना चाह रहा। ज्ञानम विना, ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग आदि जो व्यवहार है वो सब क्या है? असंभव है। मैंने आपको बताया ना प्रदेश का, तमिल वगैरह का बता के कि भाई जो ये शब्द प्रयोग है वो ज्ञान के बिना क्या है? असंभव है। तो ज्ञानम बिना शब्द प्रयोग आदि व्यवहार क्या है? असंभव है। असंभव होने के कारण असंभवात क्या लिख रहे हैं? शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हेतुत्वं बुद्धि ज्ञानस्य लक्षणम। हाँ, पंचम के बाद क्या लिखा? तुम पढ़ो ना। ज्ञानम बिना थोड़ा तुम पाठ जो चलने वाला है ना उसको देख के आया करो, 10-15 बार पढ़ के आया करो जो चलने वाला है, ठीक है ना। कि भाई ये चलने वाला है उसको 10-15 बार पढ़ो। अभी तुमको आदत वो पता नहीं है कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ना नहीं आ रहा। चलो बोलो, ध्यान दो। वहाँ पंक्ति जब पढ़ रहा हो तो बुझो, देखो उसको ये भी नहीं पता है कि वो जब पढ़ रहा है तो मेरे सामने देखेगा, जब वो मैं समझाना चालू करूँगा फिर वो उसमें देखेगा। कहाँ मुंह ताकते हो? अरे जब वो बोल रहा है तो पंक्ति मिलाओ, कैसे पढ़ रहा है सीखो उससे थोड़ा, कि कैसे बोल रहा है, कहाँ पर रुक रहा है, क्या समझा रहा है, कहाँ पर थोड़ी आदत लगाओ पढ़ने की। चलो क्या कह रहे, पढ़ो। ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगाद्य संभवात हाँ,
शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञान हाँ लक्षणम। देखिए इन्होंने इस तरह समझाया कि भाई ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग आदि व्यवहार नहीं होता है, अतः ये शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है उसके प्रति कारण कौन है? ज्ञान है। तो शब्द तो अब लक्षण बन सकता है कि शब्द प्रयोग आदि व्यवहार कारणत्वम अथवा हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम, यही लक्षण कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं होता है, नहीं ना होता है, नहीं होता है। अतः क्या माना जाएगा कि शब्द प्रयोग आदि व्यवहार के प्रति ज्ञान कारण है। इतना निकल गया, ये तो वस्तु स्थिति है। अब ज्ञान का लक्षण करना हो तो कैसे बनाएंगे कि भाई जो सर्व व्यवहार है, मतलब शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार है, उन व्यवहार के प्रति जो हेतु है वही ज्ञान है। उसी को लक्षण के रूप में क्या बोल देंगे? सर्व आदि व्यवहार, शब्द प्रयोग आदि व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। वो रूप में घूम जाएगा, रूप कहाँ से आया? ठीक है ना, उसको समझ के रखिए। शब्द प्रयोग आदि जो व्यवहार है उस व्यवहार के प्रति जो हेतु है वही ज्ञान है। तो क्या लक्षण कर दिया? शब्द प्रयोग आदि रूप, जोड़ो, शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। क्या बोलोगे? फटाफट बोलो। शब्द प्रयोगादि रूप हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञान। क्या बोला? व्यवहार नहीं बोला। शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। उसको कहाँ गधे को पता है कि एक अक्षर काट देने से यहाँ साला मर जाते हैं लोग। बोलो तुम। शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। हाँ, थोड़ी दिन रात देखेंगे विनीत, ये सब साथ में नहीं फिर चलते हैं। तुम पकड़ पाओ, साथ में रहो, है ना। फिर 10 बार 15 बार ऐसे होता रहेगा, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो, है ना, जो मन में आए सो भग दे रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं, फिर साथ में रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो वो नज़र से उतर जाओ, उससे पहले अच्छा है कि साथ में पकड़े बने रहो, है ना। आदत सब निकालो जो सुनने की है, वो यहाँ बोलना पड़ेगा। पढ़ने सामने वाला का सुनने आपको ज़्यादा बोलना है, मैं कम बोलूँगा, आपको ज़्यादा बोलना है। आया कि नहीं आया? क्या बना? शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम, ये कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या लिख रहे? चलो आगे बढ़ो, हो गया। बुद्धिम विभजते सा द्विविधेति। चलिए वो उसमें भेद में चले गए। ठीक है ना, बुद्धिम विभजते, चूंकि मूल में दिया है ना, मूल पहले एक बार खत्म कर लो। मूल क्या कहा? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम। ये उसका लक्षण कर दिया। ठीक है ना, उसको बता दे क्या बोलेंगे लक्षण बोलना हो मूल के अनुसार बोलिए। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम। देखिए एक बात आप लोगों को अंतर यहाँ समझना चाहिए। मूल का जो लक्षण बता रहे हैं उसमें गुण जोड़ रहे हैं, है ना, और उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम। जो पंडित जी न्याय बोधिनिकार है गोवर्धन महाराज, वो गोवर्धन महाराज लिख रहे हैं कि सर्व व्यवहार हेतुत्वम बुद्धिर लक्षणम लिख रहे हैं ना। तो क्या अंतर पड़ा दोनों में? उसमें गुण जोड़ा और इसमें गुण नहीं जोड़ा। उसमें इसमें गुण आ रहा है, ठीक है ना, गुणत्व हम बोल रहे हैं इसके अनुसार, उसमें नहीं जोड़ रहे। तो क्यों नहीं जोड़ रहे भाई? ये अंतर समझ में आ रहा है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कि भाई आप मतलब भूल गए, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि भूल गए होंगे, चलो भाई लिखना। ऐसे वाले तो सब पंडित है नहीं, कुछ रहस्य होगा। एक एक शब्द पे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। मैंने बताया था ना कल, तू है, ही है, कोई भी छोटा भी शब्द हो उसको जाने मत दो, कुछ बताना चाह रहे, उसके पीछे क्या अर्थ है उसको समझने की आदत डालो। लोग ऐसे सोच के निकल जाते हैं कि अरे छोड़ो ना भाई, भूल गए होंगे, इतनी बड़ी टीका लिखे तो कुछ तो भूल ही जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। भूल गए तो छोड़ दिया, इसमें कल से यदि भूल गए होते तो हम आज पढ़ा नहीं रहे होते, है ना। यदि ऐसे भूल जाते होते वो लिखना, तो आज हम लोग न्याय बोधि नहीं पढ़ते होते, क्योंकि ऐसे लोगों का इधर काम ही नहीं है, भूल जाए। और तुम बात बात पे शब्द काट दे रहे हो, है ना। तो ऐसा भी इसमें नहीं चलता है, ठीक है ना। बाहर तुम जो करते हो करो, इधर नहीं चलेगा। एक अक्षर काटना नहीं, एक अक्षर जोड़ना नहीं, जो कहा वही बोलना, ठीक है ना। समझ में आए तो वहाँ पूछो कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका निराकरण होगा। बाकी तुम अपने से इधर उधर करते रहोगे तो फिर वैसे ही करते रहोगे। तो चलिए आइए प्रकृति में आइए। तो गुणत्वम नहीं कहा, इस अंतर को हम लोग विचार करेंगे कि भाई वो क्यों नहीं कहा है। ये मूल में तो गुण लिखा है, क्यों उन्होंने टीकाकार ने नहीं लिखा? ठीक हुआ। चलिए तो ये लक्षण कर दिया मूल के अनुसार। अभी चलिए सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर लक्षणम, ये कर दिया। चलो मूल पढ़ो। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम। हाँ, सा द्विविधा। सा द्विविधा, सा मतलब बुद्धि ही द्विविधा, दो प्रकार की है, ठीक है ना। बुद्धि जो है वो दो प्रकार की, क्या क्या? स्मृति अनुभवश्च। स्मृति ही
अनुभवश्च। आया कि नहीं आया? कौन दो भेद? स्मृति और अनुभव, दो प्रकार के। स्मृति कहिए चाहे स्मरण कहिए, एक ही बात है। स्मृति धातु से जब तीन प्रत्यय करते हैं तो स्मृति ही बनता है, जब ल्युट प्रत्यय करते हैं तो स्मरणम बनता है। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं। जैसे गति ही और गमनम में कोई अंतर नहीं, उसी तरह स्मृति ही और स्मरणम में कोई अंतर नहीं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर स्मृति ही लिखा है तो आप लोग यही बोलेंगे, लेकिन कहीं अन्यत्र स्मरण भी आए तो आप लोगों को अरे स्मरण क्या होता है, स्मृति तो पता था, ऐसा नहीं होने आना चाहिए। ठीक है ना? पर्याय शब्दों को जानते चलिए साथ ही साथ में कि क्या किसके पर्याय हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, स्मृति आया तो उसका पर्याय क्या है? स्मरण। तो स्मृति, तो देखिए बुद्धि दो प्रकार की, कौन दो भेद? स्मृति और अनुभव। हाँ, स्मृति ही अनुभव। स्मृति और अनुभव ये दो प्रकार की है। तो अब वो स्मृति क्या है, अनुभव क्या है, वो अग्रिम में चलेगा। अभी यहाँ केवल उसकी बुद्धि का लक्षण बता के उसके भेद बताए। बुद्धि का लक्षण क्या हो गया? सर्वव्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धेर लक्षणम सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। चलिए कर दिया, आगे बढ़ो। हो गया मूल? हाँ चलो अब आओ न्याय बोधिनी पढ़ो। बुद्धेर लक्षणमाह सर्व व्यवहारेति। हाँ व्यवहारः शब्द प्रयोगादिः। चलो बता दिया। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात् शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम। हाँ देखो, शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। क्यों? शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम कैसे बना दिया? क्यों? तो उसके लिए हेतु दिया है कि ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात। आया कि नहीं आया? तो क्योंकि ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार नहीं हो सकते, अतः हमने ज्ञान का लक्षण बनाया कि शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। ठीक हुआ? ये समझ में मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को भावार्थ समझ में आ गया होगा कि ज्ञान किसको कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही चीज़ है। अब देखिए ये जो लक्षण है, इसमें टीकाकार ने जो लिखा उसमें गुणत्वम छूटा है मूल के अपेक्षा। ठीक है ना, ये बात है। अब देखिए वो लिखते कि नहीं लिखते उसको देखा जाए। देखो आगे क्या लिख रहा है? बुद्धिम विभजते सा द्विविधे। अच्छा बस इतना ही कर दिया, सीधी बुद्धि के विभाग में चले गए। बुद्धिम विभजते सा द्विविधा इत्यादि ना। ठीक है ना, मूलकार बुद्धिम विभजते, कहाँ विभजते? ग्रंथकार अन्नम भट्टः विभजते। ठीक है ना, बुद्धि का विभाग कर रहे हैं। सात द्विविधा ऐसा करके लिखा है ना मूल में, सात द्विविधा इत्यादि। तो प्रतीक बनाए। चलिए अवतरण बना दिया उसका भेद। सात द्विविधा इति स्मृति अनुभवश्च। चलिए अब देखिए यहाँ पर विभजते आया है। विभज्य आता है तो बलाल होता है, आप लोग पता है। विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है? स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान तद ज्ञान विपूर्वक भज धातुरर्थः। गलत, उसने कह दिया तो अब मैं क्या करूं? ये स्थिति है, बताइए। अब हम लोग समझ रहे हैं कि समझदार लड़का है। महाराज जी बोलिए आप। हाँ चलिए, हमारा अनुमान मतलब गलत करोगे तुम, है ना? चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक होता है। अभी कितने दिन, 10-12 दिन तो हुए, तो हो सकता है। चलिए तो विभजते विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ करा? स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भज धातुरर्थः। कितना छोड़ दिया पता चला? कितना? ज्ञान अनुकूल व्यापार, ये छोड़ा। ठीक, चलो तो ये कर दिया है ना। तो अब देखिए इसको घटाना यहाँ विपूर्वक भज धातु। बुद्धिम विभजते कहा ना, तो विभजते में विपूर्वक भज धातु के अब घटाए स्वम नाम स्व समभिव्याहृत पदम बुद्धि पदम। ठीक है ना, सीधे कहिए बुद्धि पदम, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए शक्तम पदम चलता है। आप लोग बुद्धिम कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम करके बुद्धिम ये पद है, लेकिन शक्तम पदम होता है जो शक्ति अर्थ, शक्ति जिसका अर्थ हो वो पद है। शक्तिमान, हाँ, शक्तिमत पदम, शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। ठीक है ना, तो चलिए वो सब घबराने वाली बात नहीं। तो बुद्धि भी पद है, अम भी पद है।
उसके अनुसार, ठीक है ना। जी। वरना सुप्तिगंतम पदम करेंगे तो बुद्धिम पद है, बुद्धि पद नहीं है। लेकिन इसके शक्तम पदम जब चलेंगे तो अम का भी अर्थ होता है, बुद्धि का भी अर्थ होता है। तो सामान्य रूप से जिसका अर्थ होता है वो पद है कि नहीं है। तो उसी तरह बुद्धि पद है, शक्तम पदम इसका लक्षण है। तो चलिए बुद्धि पद है तो स्वम करके क्या लिया, स्वसमभिव्याहृत पदम बुद्धि इति पदम, ठीक है ना। बुद्धि इति पदम चाहे बुद्धि पदम जैसे भी बोल दीजिए, पता होना चाहिए। बुद्धि इति पदम, ठीक। पदार्थ तदर्थ बुद्धि ही, तदर्थतावच्छेदकम बुद्धित्वम, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बुद्धित्व क्या हुआ, स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक हो गया। पदार्थ उस ये जो पदार्थतावच्छेदक बुद्धित्व हुआ, इसके व्याप्य धर्म और परस्पर में विरुद्ध ऐसे धर्म कितने हैं, कितने हैं, कौन कौन। हाँ, जब संख्या में प्रश्न तो संख्या में उत्तर, जब उसका क्या करके है तो फिर बताना है। स्मृतित्व अनुद्व आया कि नहीं आया। तो क्या है वो भेद, स्मृतित्व अनुद्वत्व। देखिए ये बुद्धि के व्याप्य है जी, है ना। बुद्धि की अपेक्षा क्या है, व्याप्य है। बुद्धित्व की अपेक्षा व्याप्य है। व्याप्य मतलब उसकी अपेक्षा कम जगह में रहते हैं और वो बुद्धित्व ज्यादा में रहते। देखो बुद्धि के दो भेद है, कौन कौन, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति में भी बुद्धित्व है और अनुभव में बुद्धित्व है कि नहीं। जब वो दोनों बुद्धि के ही भेद है तो वो दोनों में बुद्धित्व रहा कि नहीं रहा। अब स्मृतित्व कहाँ रहेगा, केवल स्मृति में। अनुभवत्व कहाँ रहेगा, अनुभव में। तो बुद्धित्व अपेक्षा कौन न्यून जगह में रहा, स्मृतित्व और अनुभवत्व। तो बुद्धित्व की अपेक्षा व्याप्य हो गए कि नहीं हो गए। और कौन व्यापक हो गया, बुद्धित्व किसकी अपेक्षा, स्मृतित्व और अनुभव। बस इतना ध्यान रखना है। जी, बात समझ में आई। अब आइए, स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक क्या हुआ, बुद्धित्वम। इसके व्याप्य धर्म क्या है, स्मृतित्वम अनुभवत्वम। और ये दो धर्म आप ले रहे हैं उसको साथ में कैसा होना चाहिए, परस्पर में विरुद्ध होना चाहिए। मिथो विरुद्ध, मिथः मतलब परस्परम, मिथः एक अव्यय है, आप देखेंगे पता चलेगा। मिथः बराबर परस्परम, तो मिथः ये अव्यय है, सकारांत मिथस ऐसा शांत अवयव है, ठीक है, अव्यय है। तो अब देखिए परस्पर में विरुद्ध भी होना चाहिए उन धर्मों को, जो आप धर्म करके ले रहे हैं, व्याप्य धर्म करके, उनको क्या होना चाहिए, परस्पर में विरुद्ध होना चाहिए। तो देखो स्मृतित्व और अनुभवत्व विरुद्ध है कि नहीं है, परस्पर में विरुद्ध है। तो कैसे जाना विरुद्ध, मतलब लड़ते झगड़ते नहीं है, उसके लड़ते झगड़ने से मतलब नहीं होता है। विरुद्ध मतलब क्या, दोनों एक साथ न रहे तो वो दोनों विरुद्ध, ठीक है ना, दोनों में विरोध है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। तो देखो स्मृतित्व कहाँ रहेगा, अनुभव में रहेगा क्या, अनुभवत्व कहाँ रहेगा, स्मृति में रहेगा क्या, तो दोनों एक जगह नहीं ना रह रहे हैं, तो इसलिए दोनों क्या है, विरुद्ध है, परस्पर में विरुद्ध है। तो देखिए बुद्धित्व के व्याप्य भी ये हो गए और परस्पर में विरुद्ध भी है, ऐसे धर्म कौन आए, चलिए घटाइए। स्वसमभिव्याहृत पदार्थावच्छेदकम बुद्धित्व तद व्याप्याः अथ च मिथो विरुद्धाः ये धर्माः, कौन कौन धर्माः, स्मृतित्व अनुभवत्व। हाँ, ये स्मृतित्वम अनुभवत्व। तो स्मृतित्वानुभवत्वे धर्मौ, या तो स्मृतित्वानुभवत्व धर्मौ, दो है ना, इसलिए धर्म आने कहेंगे, धर्मौ कहेंगे। तो ये धर्म हो गए, कैसे हो गए, बुद्धित्व के व्याप्य और परस्पर में विरुद्ध है, ऐसे ये दो धर्म हो गए। एतत् प्रकारक जो ज्ञान, ठीक है ना, जैसे घटत्व प्रकारक ज्ञान का आकार क्या होगा, घट, हाँ ऐसे बोलो, पागल हो। पटत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा, पटत्व प्रकारक ज्ञान का मतलब पटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो परस्पर बुद्धित्व के व्याप्य और मिथो विरुद्ध धर्म दो आए, स्मृतित्व और अनुभवत्व। स्मृतित्व प्रकारक ज्ञान और अनुभवत्व प्रकारक ज्ञान का आकार बोलना है। स्मृतित्व प्रकारक ज्ञान का आकार क्या होगा, स्मृति ही, मूर्ख तरीका साला कहाँ से आया है, जंगली। और अनुभवत्व प्रकार ज्ञान क्या होगा, अनुभव, हाँ ये ज्ञान होगा। आया कि नहीं आया। तो स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदकम तद व्याप्य मिथो विरुद्ध धर्म, तो धर्म स्मृतित्व धर्म पूछा ना, साथ में जोड़ा हुआ ही बोलना है, धर्म स्मृतित्वानुभवत्व धर्म तत्प्रकार का ज्ञान
स्मृति ही अनुभवः। ठीक है ना, स्मृति ही अनुभवः, ये ज्ञान हो गए, हुए कि नहीं हुए। और एतद ज्ञानानुकूल व्यापार, एतादृश ये जो ज्ञान है इसका जनक व्यापार क्या होगा? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार होगा कि नहीं होगा? एक व्यापार हो गया स्मृति ही अनुभवश्च इत्याकार के जो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है, यही क्या हो गया आपका? विपूर्वक भस धातु का अर्थ हो गया। आया कि नहीं आया? और एतादृश व्यापारानुकूल जो कृति है, प्रयत्न है, वो किसकी आत्मा में है? अन्नम घटिकी। हाँ, तो कृतिमान कौन होगा? वही ग्रंथकार ही होगा। तो पूरे का शब्द बोध बोलना हो तो क्या बोलेंगे? स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक बुद्धित्व व्याप्य मिथो विरुद्ध स्मृतित्वानुभवत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ये शब्द बोध हो गया किसका? बुद्धिम विभजते, सात विविध बुद्धि, मूर्ख तरीका साला, बुद्धिम विभजते ग्रंथकार, इसका हुआ। आया कि नहीं आया? बुद्धिम विभजते ग्रंथकार, आया कि नहीं आया? चलिए अब ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, अभी चूंकि आपको पद पदार्थ ज्यादा पता नहीं है तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन किसका अर्थ है, आख्यातार्थ कृति है, ये सब आप लोगों को धीरे धीरे आएगा। ठीक है ना? विभजते में जो त है उसका अर्थ कृति होता है, वरना आप लोग कहेंगे कृति कहाँ से आ गया, तो वो त का अर्थ है। चलिए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना अभी शब्द थोड़ा लिख लीजिएगा, याद न रहे तो याद कर लीजिएगा, याद क्या ना रहे, करना ही है उसको, लेकिन लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना? नहीं समझ में आया है तो, और समझ में आ गया तो बढ़िया है, तब तो रह जाएगा। चलिए, ये कर दिया जी। चलिए आगे बढ़ो। बुद्धि विभजते साध विविधेति। हाँ चलो, हो गया, इतना ही है। अब देखिए, इन्होंने इनके टीका में एक प्रश्न हम लोगों का बना रहा, क्या? गुणत्वम नहीं कहा, बस केवल सर्व व्यवहार हेतुत्वम ही कहा, गुणत्वम नहीं कहा। मूल के अनुसार जब लक्षण बना रहे तो गुणत्वम उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं कहा? अब देखिए, इसमें तो इन्होंने स्पष्ट किया नहीं। यदि अग्रिम टीका से हो तो ठीक है, वरना हम करेंगे। ठीक है ना? चलिए चला जाए आगे। क्या कह रहे हैं दूसरी टीका? ये न्याय बोधिनी समझ में आ गई पूरी? अब आगे बढ़ो। पदकृतिम क्या कह रहे हैं? बुद्धि लक्षणमाह सर्वेति, बुद्धि लक्षणमाह सर्वेति। बुद्धि लक्षणम कह रहे हैं सर्व इत्यादि ना, सर्व के द्वारा। ठीक है ना? सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। चलिए, सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादयः तेषां हेतुः बुद्धिः इत्यर्थः। हाँ, मूल की जो पंक्ति उसका अर्थ लिख दिया। ठीक है ना? मूल की क्या पंक्ति है? व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम, ये मूल की पंक्ति। अब इन्होंने लिख दिया, उसका अर्थ लिख दिया कि क्या उसका मतलब है। सर्व व्यवहार हेतु का क्या मतलब? तो कहा कि सर्वे ये व्यवहाराः आहार विहारादयः, जितने भी दुनिया के व्यवहार है, आहार विहार, खाना पीना सोना, जो भी व्यवहार है दुनिया का, वो सब बिना ज्ञान के नहीं होता है। तो ये जितने भी व्यवहार है, आहार विहार है, जितने भी व्यवहार है, उसके प्रति जो कारण है ना, हेतु है, वही ज्ञान है इत्यर्थः। ये मूल पंक्ति का अर्थ है। बात समझ में आई? जितने भी व्यवहार, खाना पीना, आपको खाना है, भूख लगी है, तो ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हो पाएगा क्या? नहीं। खाना पीना कोई भी व्यवहार, ठीक है ना? कैसे खाया जाता है ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। क्या खाया जाता है ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। पेट में भूख लगती है तो इसका मतलब कुछ अंदर डालेंगे तब वो शांत होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। छोटा बच्चा तो रोने लगता है, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है, फिर तो माता समझ जाती है कि भूखा हुआ होगा, इसलिए वो स्तनपान करा देती है, चाहे कुछ खिला देती है। ठीक है ना? ऐसा करती है कि नहीं करती है? उसको तो पता, उसको तो क्या होता है, रोता क्यों है, उसको तो अंदर कुछ दर्द वर्द होता होगा, बस इतना ही। अब उसको ये भी नहीं पता भूख लगी है क्या है ना, कुछ पता ही नहीं है। वो तो धीरे धीरे जब जानता है कि हाँ ऐसा होता है, मतलब भूख लगी। तो ये जितने भी व्यवहार है दुनिया, कहने का तात्पर्य आहार विहार जितने भी, इन सब के प्रति कारण कौन है? बुद्धि है, ज्ञान है। ये नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं। लोगों के सामने कुछ ऐसी अजीबो गरीब चीज रख दीजिए, वो पूछेगा इसका क्या करना, खाना है कि क्या करना है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? है ना? खाने की चीज़ दीजिए तब भी उसको समझ में नहीं आएगा। होटल में आज जाते हैं आप लोग, तो भोजन करने के बाद वो एक अंतिम कटोरे में वो पानी में नींबू डाल के देते हैं, तो लोगों को इसको पीना है कि धोना है हाथ पता ही नहीं होता है ना। फिर कोई बता देता है तो फिर वो क्या कि भाई ये हाथ धोने के लिए होता है। लेकिन कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, ऐसे निचोड़ के पी जाते हैं। उसको सोचा कि भोजन के बाद नींबू शरबत दिए, नमक भी मंगवाते हैं कि भाई नमक दीजिए। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। तो ये सब
व्यवहार मतलब जैसा उनको समझ में आया कि चाय पीना, लेकिन कोई जब बता दे कि ये हाथ धोने के लिए है, ज्ञान हो जाए उसको, तब वो व्यवहार करेगा, हाथ धोएगा, करेगा नहीं करेगा। तो दुनिया का जो भी व्यवहार है, कहने का तात्पर्य खाना पीना आहार व्यवहार, वो सब व्यवहार के प्रति ज्ञान कारण है। ठीक है, चलिए इत्यर्थ। हाँ, मूल का ये अर्थ है। चलिए, मैं समझ रहा हूँ ज्ञान पदार्थ धीरे धीरे बैठ रहा है दिमाग में, है ना। चलिए, सर्वे ये व्यवहाराः आहार विहारादयः तेषां हेतुः बुद्धिः इत्यर्थः। इत्यर्थ। हाँ, मूल पंक्ति का इत्यर्थ है, ये अर्थ है। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहार। अब पद कृत्य इन्होंने चालू किया, एक एक पद का, कि भाई क्यों कहा आपने सब चीजें, ठीक है ना। कहा कि भाई ये क्या कह रहे हो आप, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धि ज्ञानम, इतना लंबा चौड़ा है। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम, इतना लंबा चौड़ा कर दिए। सर्व व्यवहार को निकाल दीजिए ना, सर्व व्यवहार को निकाल दीजिए, क्या लक्षण बनेगा मूल के अनुसार। हेतुर्गुणो हेतुर्गुणः बुद्धिर्ज्ञानम, हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धिर्लक्षणम। चलिए, ठीक है ना। हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धिर्लक्षणम, लक्षण वक्षण अभी समझ में नहीं आता तुमको, है पूछा पड़ा है क्या दिमाग में। विचित्र लड़का है, 10 बार तो बता दी। मूल के अनुसार लक्षण क्या बनता है? हेतुत्वे सति मूल पूरा सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धिर्लक्षणम। अब इसमें केवल सर्व व्यवहार को निकालने के लिए कहा तो क्या बोलना चाहिए? हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धिर्लक्षणम। वो क्या बोल रहा है? हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम, सब कुछ बोल दिया, कुछ पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है। क्या बोलेंगे लक्षण? सर्व व्यवहार निकाल देंगे तब। हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धिर्लक्षणम, ये कर दिया। इतना ही रख दीजिए कि भाई जो कारण होता हो, ऐसा जो गुण होता हो, वही क्या है? ज्ञान है। तो देखो, ज्ञान कारण होता है कि नहीं होता है? अरे व्यवहार के प्रति होता है, कहने की क्या जरूरत है, सीधा इतना ही कह दो ना, जो कारण होता है, ऐसा जो गुण है, वही क्या है? बुद्धि है। तब भी तो लक्षण समन्वय हो ही जाएगा ना, ज्ञान में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों बना रहे, ऐसे अनर्थक शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हो? ऐसा जिज्ञासा होगी ना किसी को, सर्व व्यवहार पद क्यों दे रहे? तो उन्होंने कहा देखो भाई, कारण होता है वही क्या होता है, वही का जो कारण होता हुआ गुण होता है, वही क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है ना, इतना ही कहेंगे आप, तब तो अति व्याप्ति, कोई दोष आएगा। कहाँ दोष आएगा बता सकते हो? विचार करके बोलो, कहाँ दोष आएगा? हेतुत्व सति गुणत्वम रखा है, ठीक है ना। ग्रंथ में उलझ जाओगे तो उलझ जाओगे, तो ग्रंथ में देखना तो मतलब अभी तो नील पाप लगेगा। तो आपने ऐसा हम कहते हैं कि नीलो घट, तो उसमें नीला घट है, घड़ा है, ऐसा हम जो कहते हैं, तो इस व्यवहार का नील है रूप, वो भी कारण हुआ, तो वो उससे भी बुद्धि कहने का आपत्ति आएगी क्या? हम नीलो घट ये इस रूप जो व्यवहार करते हैं, तो उसमें देखो क्या लक्षण बना है, चलो समझो उसको, नहीं ऐसे नहीं, धीरे समझ में आएगा, सीधे फिर विचार करोगे तो आएगा। ठीक है ना, कोई वो नहीं है पदार्थ, थोड़ा इसका समझना पड़ेगा। अभी बहुत लक्षणों का पदकृत्य नहीं ना हुआ है, इसलिए ध्यान में नहीं है कैसे दोष दिया जाता है। तर्क संग्रह होते होते ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई हाँ कैसे विचार होता है, कि दोष देना अपने से दे पाओगे, लेकिन पहले तो जो कह रहे लिखा है वही समझना पड़ेगा। तो ये कर दिया, क्या लक्षण बना दिए इतना बोलो, ये कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि सर्व व्यवहार हमने निकाल दिया। अब देखो, घड़ा जो होता है, जैसे ये वस्त्र है, ये वस्त्र का क्या रूप है? श्वेत रूप है। ये श्वेत रूप कहाँ से आया? इसका पट का श्वेत रूप कैसे हो गया? ये पट का जो ये सफ़ेद रूप है ना, इसका प्रतिकारण क्या है? कैसे इसका सफ़ेद रूप आ गया? क्योंकि इसके धागा जो था, एक एक धागा तंतु, उसका रूप क्या था? श्वेत था कि नहीं था? जी। तो उसका श्वेत रूप था, और उस धागे से जब ये बनाया गया है, श्वेत धागों से, इसके कारण पट का भी क्या रूप रहा? श्वेत। मान लीजिए लाल धागे से यदि कोई आप वस्त्र बनाएंगे, तो वो वस्त्र कैसा बनेगा? लाल ही रहेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो वस्त्र है, इसका जो श्वेत रूप है, ये वस्त्र के प्रति क्या कारण मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पट के प्रति तो आपको पता है क्या कारण है? तंतु कारण है, ठीक है ना, सीधे पता है। लेकिन ये पट का जो रूप है, श्वेत रूप, इसके प्रति क्या कारण है? श्वेत रूप। किसका श्वेत रूप? तंतु का श्वेत रूप आया कि नहीं? तंतु का श्वेत रूप कारण है कि नहीं है? कारण है। तो तंतु का ये जो श्वेत रूप है, तो ये श्वेत रूप जो है वो कारण हुआ कि नहीं हुआ? शुक्ल रूप
कारण हुआ। कारण तो हेतु कारणत्व मतलब हेतुत्व उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? कारणत्व हेतुत्व सब पर्याय है। हेतु कारण जब एक है तो हेतुत्व कारणत्व में कोई अंतर नहीं। तो हेतुत्व उसमें रहा कि नहीं रहा? और ये श्वेत जो ये है मतलब शुक्ल ये जो है ये गुण है कि नहीं है? कौन सा गुण है? रूप है। तो गुणत्व उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो देखिए उसमें कारणत्व भी है शुक्ल में और हेतुत्व भी है, गुणत्व भी है। क्या बोल रहे हो तुम? कारणत्व भी है और गुणत्व। क्या लक्षण बनाया था बुद्धि का? हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धर लक्षण। तो हेतुत्व भी चला गया, गुणत्व भी चला गया, विशेषण विशेषण दोनों चलेंगे। तो क्या हुआ? किसका लक्षण बना रहे थे? बुद्धि का। किस में चला गया? श्वेत शुक्ल रूप में चला गया। तो क्या हो गया? अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो क्या हो जाती है? अतिव्याप्ति हो जाती है। आई कि नहीं आई? तो ये शुक्लादि रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये हो गया अतिव्याप्ति। अब देखिए इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कर देंगे हम? क्या पद दे देंगे? सर्व व्यवहार। ये जोड़ देंगे। ये जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? सर्व व्यवहार। बस जितना कहा उतना बोलो साले लंठ। कहाँ तुम हेतु पर्यंत जा रहे हो? हेतु तो दिया था ना, फिर भी वारित नहीं कर पाए, इसलिए तो पूछा कि अब क्या देंगे तो वारित होगा। तो जितना अंश एक एक अंश को ध्यान से सुनो। दिमाग नहीं है तुम्हारा क्या? बार बार डांटना पड़ेगा तुमको। क्या है अगला पद? सर्व व्यवहार। ये जोड़ देंगे। हाँ ये जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सर्व व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धर लक्षण। ये सर्व व्यवहार जोड़ देंगे उसमें, किसमें? हेतु में। हेतु में। तो हेतु खाली हेतु नहीं होना चाहिए, सर्व व्यवहार का हेतु होना चाहिए और गुण होना चाहिए, तभी वो ज्ञान कहलाएगा। अब देखो ये शुक्ल रूप है, वो शुक्ल रूप किसके? ये तंतु का जो शुक्ल रूप था कौन कारण? तंतु का शुक्ल रूप कारण था ना। किसके प्रति कारण था? श्वेत पट के प्रति। पट रूप के प्रति। पट का जो श्वेत रूप है उसके प्रति कारण था। पट के प्रति कारण नहीं है पोंगे पंडित। पट के प्रति कारण नहीं, पट के प्रति तो तंतु कारण है। लेकिन पट का जो वही क्या होता है? पट का जो श्वेत रूप है उसके प्रति कारण था। कौन कारण था? श्वेत तंतु। हाँ लंठ है। तंतु का श्वेत रूप। तंतु का श्वेत। तंतु कारण है पट के प्रति। तो तुम तंतु कारण बोलोगे तो पट के प्रति कारण है। हैं? क्या कारण है? किसके प्रति? सही विवेक करो। चलो इसमें नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तो घूम रटने से थोड़ी ना होगा ये चीज। पट के प्रति कौन कारण है? तंतु कारण। तंतु कारण है। तंतु किसके प्रति कारण है? पट के प्रति। पट के प्रति कारण। समझ में आया? अब मेरा प्रश्न ये है कि पट का जो रूप है ये श्वेत रूप, उसके प्रति कौन कारण है? तंतु का श्वेत रूप। हाँ ये आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तंतु का श्वेत रूप किसके प्रति कारण है? पट के श्वेत रूप के प्रति। हाँ ये से बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कार्य के गुण जो होते हैं ना उसके प्रति कारण का गुण कारण होता है। चलो अभी उसमें मत उलझो, लेकिन इतने में समझो, सीधी बात है, इसमें कोई वो रटने वाली बात नहीं है। सीधी बात है। धागा जब श्वेत था तो उसके कारण पट भी श्वेत हुआ कि नहीं हुआ? तो रूप के श्वेत के प्रति श्वेत कारण हुआ। पट का जो रूप है श्वेत रूप शुक्ल रूप, उसके प्रति तंतु का शुक्ल रूप कारण है। आया बात समझ में? तुम बोल रहे हो शुक्ल तंतु कारण है, अरे तंतु तो पट में कारण है। हमने पूछा पट के रूप के प्रति कौन कारण है, तो क्या बोलोगे उत्तर? तंतु का श्वेत रूप। हाँ शुक्ल रूप कारण है। बात समझ में आई? ऐसे समझ के बोलो। हुआ ये? तो कहाँ थी? किसका? बुद्धि का लक्षण कर रहे थे और शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति हो गई, इसलिए हमने वारण करने के लिए सर्व व्यवहार पद दिया और आहत्य लक्षण स्वरूप क्या बना? सर्व व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धर लक्षण। बुद्धि लक्षणम ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका है कौन? शुक्ल रूप है किसका? तंतु का। वो किसके प्रति कारण है? पट के श्वेत रूप के प्रति। श्वेत रूप के प्रति कारण है, ठीक है ना? सर्व व्यवहार के प्रति कारण है क्या वो? नहीं है। तो सर्व व्यवहार हेतु तो तंतु के रूप में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं ना जाएगा। गुणत्व भले जाए लेकिन सर्व व्यवहार हेतुत्व नहीं जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई? ये कर दिया। तो इसलिए सर्व व्यवहार ये पद देना होगा। ठीक। अब देखिए महाराज पंडित क्या लिख रहे पद कृत्य का। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति। देखो क्या लिखा? सर्व व्यवहार पद क्यों दिया? दंडादि वारणाय। दंडादि वारणाय मतलब दंडादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। अब बड़ा विचित्र बवाल है भाई, हैं? दंडादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपने क्या दिया? सर्व व्यवहार है। सर्व व्यवहार नहीं देते हैं तो क्या बनेगा? हेतुत्वे सति गुणत्वं बुद्धेर लक्षणम्। यही बनेगा ना।
यही बनेगा। अब देखिए दंड जो है ना उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा कह रहे। दंड मतलब समझ रहे हो क्या? दंड क्या? दंडा, ठीक है ना। वही जैसे घट बनाता है ना कोई कुम्हार, है ना, तो वो कुम्हार जब वो बनाता है घट तो उसके लिए एक चक्र होता है जिसका चाक कहते हैं शायद हिंदी में, लेकिन उसको चक्र कहते हैं, जिसके ऊपर वो मिट्टी रख के फिर ऐसे गोल उसको घुमा। लेकिन वो चक्र जो होता है ना गोल, उसको घुमाएगा कैसे? हाथ से नहीं घुमाएगा, ऐसे ऐसे किससे घुमाएगा? एक डंडा रहेगा, है ना। नहीं देखिए तो घट बनाने की प्रक्रिया यूट्यूब में जाके देख लेना, है ना। तो वो एक डंडा रखता है, उसको ऐसे उसके बीच में चक्र होते हैं, चक्र के बीच में वो आरे होते हैं, क्या कहते हैं उसको? आरे होते हैं, यही कहा जाएगा। उस आरे में ऐसे करके ऐसे घुमाता है वो स्पीड आ जाएगी, फिर डंडा निकाल के रख देगा, फिर उसमें घट बनाएगा, मिट्टी डालेगा, वो फिर ऐसे ऐसे आकार जो देना हो देगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो वो जो दंड है वो भी कारण है कि नहीं है? किसके प्रति कारण है? घट के प्रति। घट के प्रति दंड कारणम। आया कि नहीं आया? घट के प्रति कारण है। दंड नहीं रहेगा तो नहीं ना बन पाएगा। चक्र भी कारण है, ठीक है ना, केवल दंड नहीं, लेकिन प्रसिद्ध दंड है, दंड को हम लेके विचार करते हैं। तो दंड कारण है घट के प्रति, हुआ। अब देखिए ये जो है आपका लक्षण बुद्धि का क्या बना? सर्व व्यवहार नहीं देंगे तो हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धि लक्षणम। अब देखो ये दंड में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? देखो हेतु है कि नहीं? वो जी है, किसी के प्रति तो है ही ना, किसके प्रति है? घट के प्रति। तो हेतु तो उसमें चला जाएगा, किसमें? दंड में। तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। क्या लक्षण है? हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धि लक्षणम। तो जाएगा दंड में, विचार करके बताओ। गुण तो नहीं है ना दंड। क्या है गुण? दंड क्या है? दंड द्रव्य। द्रव्य में कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी। हाँ बहुत अच्छे, है ना। अरे वृक्ष का किसी डंडे से तो वृक्ष का बना होगा ना, वृक्ष पृथ्वी है, तो चलिए वही पृथ्वी द्रव्य है, ठीक है ना। तो गुण नहीं ना है? नहीं। तो गुणत्व तो जाएगा उसमें? नहीं जाएगा। तो फिर कहाँ अतिव्याप्ति हुई अतिव्याप्ति? क्या लक्षण था? सर हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धि लक्षणम, ये था, ठीक है ना। तो कौन सा दल उसमें जा रहा है दंड में? दंड हेतुत्व दल जा रहा कौन नहीं जा रहा है? है, ये गुणत्व नहीं जा तो दोनों तो नहीं ना गए, विशेष विशेषण दोनों नहीं ना गए, तो अतिव्याप्ति होगी क्या? रहा, नहीं होगी। तो फिर कैसे लिख रहे हैं? अब बताओ, पंक्ति पढ़ो, पंक्ति मूल की, उपद कृत्य की। सर्वे ये कालादि वारणाय। आज मूर्ख तरीका साला। ये पहले वाली दंडादि वारणाय सर्व व्यवहार हेति। क्या लिख रहा है? दंडादि वारणाय मतलब के दंड में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सर्व व्यवहार ये पद दिया, ये पद दिया, लेकिन अतिव्याप्ति हुई क्या दंड में? नहीं हुई। तो फिर पागल है क्या हो? आदि पद से पूछ लेंगे। अरे आदि साला चूल्हे भाड़ में जाए। मूर्ख तरीका, दंड लिखा उसका क्या करोगे? उसको गोली मारोगे? आदि से तो हम ले लेंगे किसी को बनाने के लिए, लेकिन दंड का क्या करोगे जो बोल दिया? बड़े विचित्र, अपने से समाधान भी उसने ढूंढ लिया। अभी समस्या मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आई कि नहीं आई, तब तक उसने समाधान भी ढूंढना चालू कर दिया। अरे प्रश्न समझ में आया? क्या समस्या खड़ी हुई कि भाई यहाँ पर सर्व ये पद नहीं रखा। कौन है। पद? सर्व व्यवहार, हाँ। ये पद नहीं रखा है, फिर भी हमने यही रखा कि हेतुत्व सति गुणत्वम बुद्धि लक्षणम। फिर भी दंड में तो अतिव्याप्ति हो ही नहीं रही है, क्योंकि दंड में सिर्फ हेतुत्व पद ही जा रहा है, गुणत्व हेतुत्व विशेषण ही जा रहा है, हेतुत्व पद विशेषण नहीं ही जाता है उसमें। पद आकाश में रहता है, शब्द है वो, विशेषण जा रहा है केवल। हाँ हेतुत्व विशेषण ही जा रहा है, गुणत्वम तो जा विशेषण नहीं जा रहा है। हाँ तो फिर हमने किस तरह कैसे उन्होंने लिख दिया दंडादि में अतिव्याप्ति? कैसे ढूंढो, प्रश्न समझो। हुआ? चलिए पाठ समय करने का, खत्म करने का समय हो गया। अभी ध्यान रखिए, देखिए इसका मतलब इसमें ये है कि भाई देखो इनके दिमाग में भी गुण पद नहीं है। जैसा न्याय बोधिनिकार के जो लक्षण बनाए उसमें क्या चीज नहीं थी? गुणत्वम नहीं था। मूल के अपेक्षा इसमें वेल, इसके भी इनके भी दिमाग में यही चीज है, गुणत्वम नहीं है, ठीक है ना। तो गुणत्वम जब नहीं रहेगा तब क्या लक्षण बनेगा? सर्व व्यवहार हेतुत्व। हाँ ये लक्षण बनेगा। अब जब सर्व व्यवहार पद नहीं दे, क्या बनेगा? हेतुत्व बुद्धि लक्षण। अब बताओ दंड में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? तो होगी, क्योंकि हेतुत्वम तो जाएगा। हेतु तो है ही, घट के प्रति हेतु है ना, वो है हेतु, ठीक है ना। तो हेतुत्वम उसमें चला गया, तो अतिव्याप्ति इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए
हमें सर्व व्यवहार ये पद देना होगा। जब कह देंगे सर्व व्यवहार का हेतु होना चाहिए तो दंड जो है वो किसके प्रति कारण है? सिर्फ घट के प्रति, सर्व व्यवहार के प्रति कारण है क्या? नहीं ना है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी, वारित हो जाएगी सर्व व्यवहार पद दे देने से। बात समझ में आई? ठीक है ना। मतलब क्या आया कि इनके अनुसार भी गुणत्व नहीं दिया गया है। ठीक है ना। और मैंने आपको एक शुरुआत में पद कृत्य मतलब सर्व व्यवहार का मैंने जो शुरुआत में आपको बताया वो गुणत्व को ध्यान में रख के बताया। तब कहाँ अतिव्याप्ति दी मैंने? सर्व व्यवहार निकाल देंगे और केवल हेतुत्व सति गुणत्व रखेंगे, गुणत्व भी रखेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति दी थी? श्वेत पट के प्रति नहीं, कहाँ अतिव्याप्ति दी थी? शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति। कौन किसके शुक्ल रूप में? श्वेत पट के शुक्ल रूप में। ये श्वेत पट कैसे अतिव्याप्ति बताओ? ये पट का जो शुक्ल रूप है इसमें कैसे अतिव्याप्ति होगी? घटाओ उसमें। क्योंकि पट का जो श्वेत रूप है उसके प्रति तंतु का श्वेत रूप भी कारण है और वो है। मुझे बकवाद नहीं सुनना है पंडित जी, है ना। वीडियो बस ये खत्म करना है, इसने में कुछ दिमाग इधर उधर मत कर देना। तुमने कहा ये पट का जो श्वेत शुक्ल रूप है उसमें अतिव्याप्ति होगी, कहा तुमने। अब बताओ मुझे कि हेतुत्व सति गुणत्व रखेंगे तो कैसे अतिव्याप्ति होगी? इतना ही बताना है। क्योंकि तंतु का जो अरे तंतु को साला चूल्हे भाड़ में जाएगा, इसमें अतिव्याप्ति देनी है तो हेतुत्व सति गुणत्व इसमें घटाना है कि तंतु में घुसाओगे? जब पट के शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति कह रहे हो तो यहाँ हेतुत्व सति गुणत्व घटाओगे, कहाँ घटाओगे? इसमें लक्षण घटाओ, हेतुत्व सति गुणत्व घटाओ। इसमें पट का जो शुक्ल रूप है उसमें घटाओ हेतुत्व सति गुणत्व। पट का जो शुक्ल रूप है वो हेतु भी है। किसके प्रति हेतु है? शुक्ल रूप के प्रति। पट का शुक्ल रूप पट के शुक्ल रूप के प्रति कारण है। नहीं, तंतु का जो शुक्ल रूप है वो पट के शुक्ल रूप के प्रति कारण है। वो तो रहे, वो तो है ही, लेकिन पट का जो शुक्ल रूप है वो किसके प्रति कारण है? नहीं ना है, किसी के प्रति कारण है। ये किसी के प्रति कारण नहीं है। पट इसका जो शुक्ल रूप है वो किसी के प्रति कारण नहीं है, तो हेतुत्व वाला दल जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। तो कैसे फिर अतिव्याप्ति बोल रहे हो कि पट के शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी? तंतु के शुक्ल, तो यही तो कह रहे हैं, कब से दिमाग खराब करके रखा है। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तंतु शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति होगी कैसे? हेतुत्व सति गुणत्व ये पद कैसे जाएगा? क्योंकि तंतु का जो शुक्ल रूप है वो पट के शुक्ल रूप के प्रति कारण है, तो इसलिए उसमें तंतु का शुक्ल रूप में अतिव्याप्ति जाएगी। क्योंकि वो कारण होता है अतिव्याप्ति है मूर्ख तरीका। हेतुत्व सति गुणत्व घटाओ पद जाए, क्योंकि तंतु का जो शुक्ल रूप है वो हेतु भी है पट के शुक्ल रूप के प्रति और गुण भी है शुक्ल, क्योंकि रूप गुण में आ गया, रूप नामक गुण में आ गया शुक्ल रूप, इसलिए वो उसमें अतिव्याप्ति। तो हेतुत्व भी हेतुत्व सति गुणत्व ये लक्षण चला गया, अतः क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई, अतिव्याप्ति। ठीक है ना। जब गुणत्व दिया तब बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ये गुणत्व जब रखा था तब शुक्ल रूप तक आपको बोलना पड़ेगा। और यदि गुणत्व नहीं है दोनों में से किसी टीकाकार के दिमाग में, तब तो उन्होंने कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? सीधे दंड में तब हो जाएगी। ठीक है ना। और दोनों का वारण करने के लिए उपाय एक ही है, क्या कह देंगे? सर्व व्यवहार ये दे देंगे। ठीक है ना। तो जब ये दे देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। रहेगी बात ये गुणत्व को क्यों छोड़ रहे हैं, इसको हम कल के पाठ में विचार करेंगे। ठीक है ना। इतना लगा के आइए, अच्छे से विचार करके आइए। कोई भी संदेह हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूधगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।